ये कहानी है एक ऐसे बाढ़ की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर जाने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन अगर तुम बाढ़ के अंदर भी रहे तो माफ करना, तुम वहां भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआं तो पीछे खाई। हमें एक बाढ़ को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बाढ़ के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बाहर से निकलता है, और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली, और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बाढ़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सेतूर है, वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बाढ़ के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बाढ़ के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। बाढ़ के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती, और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशों को गायब पाते हैं, और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सैतुर कहता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो, या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो होता है, वो अपने पैर से अपने बैग को छिपा देता है, पर सर्जियो उसे देख लेता है और इसके बारे में सबको बता देता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है, और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। एलेना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तभी सर्जियो बताता है कि ये ब्रीफकेस उसका है, और इससे पहले कि ब्रीफकेस उठाता इस बार की ऑनर ब्रीफकेस उठा लेती है। वो ब्रीफकेस को खोलने के लिए मना करती है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इज़राइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है, और ब्रीफकेस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है, और जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड हो जाता है। ये लोग किसी ना किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर आया था, और तब से ये यही बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है, और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बाढ़ में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी फूली हुई थी, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी लग रही थी, और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डोंट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती है जिनमें लोगों ने किसी भी वायरस से बचने वाली पीपीटी किट पहनी होती है। अब बाढ़ के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाका को क्वारंटीन किया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी यहाँ पर मरा है ये इन्फेक्टेड था, और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है, और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वहीं नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है, और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करके अपने मोबाइल में नेटवर्क
ले आता है वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वालों को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सैतून भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी अम्प्रो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जी एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस आदमी को छू लिया है वो सब इन्फेक्टेड है, और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और इनसे कहा जाता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद टैनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। टैनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही टैनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बॉटल्स गिर जाती है। उसका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ड्रेनेज को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी पूरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हुए कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बाढ़ में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बाढ़ में आने के बाद वो देखते हैं कि बाढ़ पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये लोग बड़े ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं। अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा है तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और ये मोटे आदमी का मोबाइल होता है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी को पूछता है, क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है? इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इनकी पुरानी चैट्स पढ़ती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है, मेरे पास अभी 4 और बचे हुए हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि इनके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। अचानक के बाद उसका फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वही एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो सब 5 है और वैक्सीन सिर्फ 4। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उन पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद इजराइल और नाचो के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मुशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है।
तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हुई है। एलिना सबसे पहले कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शंस को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस फोर्स जो कि बाढ़ में मरे उन 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते और नाचो के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। और इस बार नाचो सबसे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है, इसलिए सब उससे डर रहे हो। तभी नाचो सेतूर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहां उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहे। नाचो और एलिना आगे चलते हैं और सब इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रेनी सैतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है और ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। इसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक ले लेते हैं। पर सबसे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सैतूर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी इनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते। जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास अब जो वैक्सीन बचा है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ड्रेनेज के ऊपर से उसको खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस कहानी में हमें पता चलता है जो बाढ़ के वॉशरूम में खांसता खांसता गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है शायद आर्मी किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन ये ऑफिसर बीमार था, इसलिए वैक्सीन ने इसके ऊपर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका वो ऑफिसर बाढ़ के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, ये कदम उठाना सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।